हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने सामान्य ज्ञान का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले हम 240 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बच्चों की जो आपकी बाल मनोविज्ञान की क्लास स्टार्ट की है थ्योरी वाइज, बच्चों का मैसेज आया था कि मैम आप हमें एमसीक्यू कराइए, थ्योरी मत कराइए। तो मैं आपको पहले अब एमसीक्यू कंप्लीट करा देती हूँ। अगर बच्चों का कमेंट आता है कि मैम आप थ्योरी भी कराइए साथ में, तो आप मुझे बता देना। मैं ऐसा करूँगी कि एक दिन थ्योरी एक दिन एमसीक्यू, इस टाइप से मैं आपको कवर करा दूँगी। जो दोनों टाइप के जो स्टूडेंट्स चाहते हैं वो आपकी क्लास कवर हो जाए। जिन्हें थ्योरी चाहिए उनकी थ्योरी हो जाएगी, जिन्हें आप केवल एमसीक्यू चाहिए वो एमसीक्यू कर लेंगे। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, समताप मंडल में मौसमी घटनाएं कम घटित क्यों होती हैं? क्यों होती है? ऑप्शन है समताप मंडल की स्थिर दशा, शुष्क पवन, मंद पवन संचार, उपयुक्त सभी। क्या होता है समताप मंडल? सौरमंडल से ऊपर वाली परत होती है समताप मंडल। उसमें जो समताप मंडल की स्थिर दशा है वो रहती है, पवन भी शुष्क होती है, मंद पवन संचार होता है, इसलिए क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसमें सारी घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है, मध्य मंडल का विस्तार कितनी ऊंचाई तक है? तो कितनी ऊंचाई तक है? 80 किलोमीटर ऊंचाई तक ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है, आपको 80 किलोमीटर ऊंचाई ये तो याद ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है, मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान की क्या स्थिति होती है? तो मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? तापमान कम होता जाता है। आप देखते हो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होने लगती है। नीचे लिखा, मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान फिर से गिरने लगता है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। नेक्स्ट है, आयन मंडल की अवस्थिति कहाँ है? तो कहाँ है? मध्य मंडल के ऊपर 80 से 400 किलोमीटर तक वहाँ क्या आयन मंडल स्थित है। ये आयन मंडल जो आपका पूरा ये है, आपका सारा पूरा इम्पोर्टेंट है, तो इससे आप एक भी क्वेश्चन को लीव मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, आयन मंडल में तापमान की क्या स्थिति होती है? तो ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में वृद्धि होती जाएगी। कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है? मैंने बताया था आपको, कौन सा भेज देता है? आयन मंडल। देखो आयन से पता चल रहा है जहाँ पर रेडियो तरंगे वगैरह होती हैं तो वहाँ पर वो क्या करता है? पृथ्वी पर वापस भेज देता है, जिससे रेडियो प्रसारण में सहायता मिलती है। जैसे ये हमारे रेडियो वगैरह चलते हैं टीवी में, और क्या कहते हैं हम, जो कार वगैरह में चलाते हैं जो आते हैं, ये इसी के कारण सब संभव हो पाता है। नेक्स्ट है, क्योंकि उसमें एक ऊपर लगा देते हैं ना जिससे वो अटैच होता है, वो उसको रेडियो तरंगों को अपने उसमें टच कर लेता है, जिससे उस हमारा रेडियो चल जाता है। नेक्स्ट है, अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रालिस से किसका संबंध है? तो किसका संबंध है? जो आपके क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों का संबंध है। नीचे दिया है, आयन मंडल में सूर्य से आने वाली विकिरण से आयन उत्तेजित होकर चमकने लगते हैं, जिसे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में वायु की क्या स्थिति है? तो क्या हो जाती है? वायु विरल होती जाती है। कैसे? देखो जैसे देखा, बाह्य मंडल में वायु विरल होती जाती है और धीरे धीरे वह बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर बाह्य मंडल है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के प्रमुख तत्व कौन से हैं? तो दो ऑप्शन ये रहे। वायुमंडल की आर्द्रता, ये उपयुक्त सभी। तो चारों ही जो हैं आपके क्या हैं? वायुमंडल के प्रमुख तत्व। तापमान, वायुदाब पेटियां, पवन, वायुमंडल, आर्द्रता, वर्षा, सब क्या हैं? इसके तत्व हैं। नेक्स्ट है, तापमान मापने की मानक इकाई क्या है? तो क्या है आपकी मानक इकाई? सेल्सियस। ये सबको पता है कि टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। नेक्स्ट है, वायु दाब को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? ये भी सबको पता है, क्या है? बैरोमीटर। ये पूछा जाता है कि
वायु दाब को किसी यंत्र द्वारा नापते हैं, आपके भूकंप को किसी यंत्र द्वारा नापते हैं, तो सारे जितने भी आपके यंत्र हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, जलवायु वैज्ञानिक वायु दाब को किस में मापते हैं? किस में मापते हैं? मिली बार में। किस में मापते हैं? मिली बार में। इंपॉर्टेंट है ये वाला। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब और घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों में कमी आ जाती है। क्या होता है? दोनों में कमी आ जाती है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में दाब तथा घनत्व के घटने की दर किस पर निर्भर करती है? तो चाहे वो हवा का घनत्व हो, चाहे उसका टेम्परेचर हो, जलवाष्प की मात्रा हो, वो सब पर निर्भर करती है। दे रखा है, वायुमंडल में दाब तथा घनत्व के घटने की दर हमेशा एक समान नहीं होती। कभी वो घटती है, कभी वो मतलब एक समान नहीं होती है। ये हवा के घनत्व, तापमान, जलवाष्प की मात्रा तथा गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर निर्भर है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल में वायु दाब के घटने की औसत दर कितनी है? तो कितनी है? प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिली बार। ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी कि कितनी है। नेक्स्ट है, वायु दाब की पेटियां बनने के क्या कारण है? तो जो तापमान में अंतर है और पृथ्वी घूर्णन के कारण क्या होता है? उसकी पेटियां बनने का कारण है। पृथ्वी अपने अक्ष में घूर्णन करती रहती है, तो ये दोनों घूर्णन मीन्स रोटेशन। तो विभिन्न स्थानों पर तापमान में अंतर तथा पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर वायुदाब की 7 पेटियां बनती है। ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी पेटियां बनती हैं? तो कितनी पेटियां बनती हैं आपकी? 7 पेटी बनती हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी गोलार्ध में वायुदाब का विकास कोशिकाओं में क्यों होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि स्थलखंड की अधिकता के कारण। वहां पर स्थलखंड की क्या है? अधिकता है। नीचे दे रखा है, उत्तरी गोलार्ध में स्थलखंड की अधिकता के कारण वायुदाब का विकास पेटियों में न होकर कोशिकाओं में होता है। वहां पेटियों में न होकर किस में हो जाएगा? कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? चाहे वो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो या दक्षिणी अक्षांश हो, दोनों में पाया जाता है। नीचे दिया हुआ भी है, यही इनके मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट है, शांत पेटी या डोलड्रम किसे कहते हैं? तो विषुवतीय रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम कहते हैं या शांत पेटी कहते हैं। नेक्स्ट है, जिन बच्चों ने हमारी करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी है वो भी देख लीजिएगा। इस पीडी के लिए आपकी पूरी करंट चल रही है। आपको ज़्यादा डीपली करंट नहीं पढ़ना है सुपर टैट के लिए, जैसे हम IAS PCS में कि आप डेली की मंथली करंट खरीद रहे हो, मैगजीन खरीद रहे हो। नहीं, आपको केवल फैक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट के, डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको जो मैं करा रही हूँ MCQ वगैरह, तो आपके लिए वो इनफ है, तो आप उनको ज़रूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है और मैथ्स की क्लास भी चल रही है। अभी मैथ्स की मैंने काफ़ी दिन से नहीं कराई है, मैं आपको वो जल्द ही करा दूंगी नेक्स्ट क्लास, आप उससे भी देख लीजिएगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पर क्लास चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट, क्योंकि बच्चे कुछ कह रहे थे कि मैम हमें टाइम टेबल बता दीजिए हमारे अकॉर्डिंग, तो मैं 1-2 दिन में जल्दी ही आपके अकॉर्डिंग टाइम टेबल को बता दूंगी। नेक्स्ट है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 डिग्री से 35 अंशांशों के मध्य। नेक्स्ट है, जलवाष्प वायुमंडल में कैसी पहुंचती है? तो कैसे पहुंचती है? चाहे वो महासागरों के वाष्पीकरण द्वारा, जो महासागरों से वाष्प बन के उड़ते हैं, जो पौधों से वाष्पोत्सर्जन होता है, या जीवों के श्वसन द्वारा, सबसे जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचती है। आपको पता है कि जब उसमें धूप की किरणें पड़ती हैं महासागरों पे, तो वाष्प बनकर ऊपर बादल बन जाती है और उसी से हमारी वर्षा होती है। तो ऐसी पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। तो नीचे दिया है, जलवाष्प महासागरों, झीलों, नदियों, हिमक्षेत्र, नम धरातल से वाष्पीकरण तथा पौधों से वाष्पोर्जन तथा जीवों के श्वसन द्वारा वायुमंडल में पहुंचती है। नेक्स्ट है, संघनन कब होता है? तो कब होता है? जब ताप घटने पर जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है। जो जलवाष्प होती है हमारी वाष्प, वो जल में परिवर्तित हो जाए तो तब उसे हम संघनन कहते हैं। साइंस का क्वेश्चन है एक, ताप घटने पर जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है तो उसे संघनन कहते हैं। वायुमंडलीय जलवाष्प का लगातार संघनन होने से जब इन संघनित कणों के आकार में वृद्धि होती है और ये कण बड़े तथा भारी हो जाते हैं,
तब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के तल पर गिरने लगते हैं और ये बूंदे के रूप में धरती पर गिरते हैं, तो इसे वर्षा कहते हैं। वो ये जब नीचे से जलवाष्प बन के पहले आसमान में जाती है, वो बादलों का रूप ले लेती है और फिर उसमें क्या होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें बूंदों जो होती हैं वो बन जाती हैं और वो धरती पर बूंदों के रूप में गिर जाती है, उसे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। लेकिन जब हिमकणों के रूप में गिरते हैं तो उसे हिमपात कहते हैं, जब बर्फ वगैरह गिरते हैं तो उसे हिमपात कहते हैं। नेक्स्ट है पवन। बर्फ भी इसी टाइप से बनती है आपकी, जहाँ पे पहाड़ी इलाकों में होता है अधिकतर। नेक्स्ट है पवन की दिशा और गति किससे प्रभावित होती है, तो वायुदाब में चाहे अंतर हो, कोरियालिस बल हो, भूतल से घर्षण हो, सबसे होती है। नेक्स्ट दिया है पवन की दिशा और गति, वायुदाब में अंतर, कोरियालिस बल और भूतल से घर्षण और उसके द्वारा उत्पन्न अवरोध से प्रभावित होती है। नेक्स्ट है कोरियालिस बल का हवाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है, 2 ऑप्शन ये रहे, नेक्स्ट 2 ऑप्शन ये रहे, तो क्या आंसर आएगा इसका, ए वाला, कि कोरियालिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी हवाएं अपनी दिशा से दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। क्या होती हैं, अपनी सभी हवाएं अपनी दिशा से तो दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहते हैं। नेक्स्ट है किस विद्वान ने कोरियालिस बल के आधार पर हवा चलने की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया है, तो कौन से वैज्ञानिक हैं, वो फेरल। इंपॉर्टेंट है ये, कौन है, फेरल। फेरल नामक विद्वान ने कोरियालिस बल के आधार पर हवा चलने की दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है पवनों को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, तो कितने प्रकार में, 3। कितने, 3। कौन कौन सी है ये भी पूछ सकते हैं, तो स्थायी अथवा प्रचलित अथवा भूमंडलीय पवने, सामयिक या मौसमी अथवा अस्थायी पवने और स्थानीय पवने। नेक्स्ट है स्थायी पवनों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चाहे वो प्रचलित पवन हो, सनातनी, नियतवायी, तो सभी क्या होती हैं, स्थायी पवने होती है। दिया हुआ है वे पवने जो महाद्वीप और महासागरों के बृहद क्षेत्र पर वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, मतलब वर्ष भर पूरे साल एक निश्चित दिशा में जो प्रवाहित होती रहती हैं, उन्हें प्रचलित, स्थायी, सनातनी, नियतवायी, ग्रही या भूमंडलीय पवनों के रूप में जाना जाता है। स्थायी पवनों की उत्पत्ति संपूर्ण ग्लोब के तापक्रम तथा पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न उच्च तथा निम्न दाब से संबंधित है। नेक्स्ट है स्थायी पवने में प्रमुख पवने कौन है, तो चाहे वो व्यापारिक पवने हो, पछुआ पवने हो, ध्रुवीय पवने हो, सभी क्या हैं, स्थायी पवने हैं। नेक्स्ट है आपका दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की गति तीव्र क्यों होती है, तो 2 ऑप्शन ये रहे, नेक्स्ट 2, तो क्या हो गया आंसर, सी। क्यों होती है, क्योंकि महासागरों के जो विस्तार अधिक है, आपको पता है कि हमारे पृथ्वी पर 70% जल पाया जाता है और वो सब महासागरों के रूप में होता है, तो इसी कारण क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों के अधिक विस्तार व पछुआ पवनों के मार्ग में अवरोध के अभाव के कारण ये अधिक नियमित तथा तीव्र होती हैं। नेक्स्ट है आपका किन पवनों को गरजता 40, प्रचंड 50 तथा चीखता 60 कहते हैं। देखो अलग टाइप का क्वेश्चन है, आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो किसे कहते हैं, तो पछुआ पवन को किसे कहते हैं, पछुआ पवन को क्या कहते हैं। देखो तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर पछुआ पवनों को गरजता 40, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड 50 और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता 60 कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर पवनों को क्या कहते हैं, तो पछुआ पवने को गरजता 40 कहते हैं। ये पूछा जा सकता है 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर क्या कहते हैं, प्रचंड 50। तो इस टाइप से आपका कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गाइस आज इतने ही क्वेश्चन है, टॉप 30 क्वेश्चन करते हैं हम। शाम को या तो मैं आज आपको एक करंट की क्लास दूंगी स्पीडी की, या फिर मैं आपको एक बाल मनोविज्ञान की क्लास
दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बच्चे बताते हैं कमेंट करके कि हमारी क्लास अच्छी लगी है और हमें किस टाइप से चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल हमेशा रिप्लाई करती हूँ और ये सोचती हूँ जैसे आप कहते हैं मैं उसी हिसाब से आपको क्लास प्रोवाइड करूँ। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है आपको तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, जिससे समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। और आज के लिए इतना ही। Thanks for watching my video. Bye.